आज हम एक ऐसे आइडिया की कहानी पर बात करेंगे जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी थी। जी हाँ, ये कहानी है सत्याग्रह की और इसकी शुरुआत होती है दक्षिण अफ्रीका की धूल भरी सड़कों से। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब सोचिए, सिर्फ एक आइडिया बिना किसी हथियार के एक सुपर पावर के खिलाफ पूरे देश को कैसे एक साथ ला सकता है। चलिए इस कमाल की कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है भारत से हजारों मील दूर साउथ अफ्रीका में। ये वो जगह थी जहां एक नौजवान वकील मोहनदास गांधी अन्याय से टक्कर लेने के लिए एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी हथियार को कह सकते हैं गढ़ रहे थे। आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका गांधी जी के लिए एक तरह की लैब बन गया था। 1894 में नेटाल इंडियन स्ट्रगल से बात शुरू हुई और 1913 के फाइनल सत्याग्रह तक उन्होंने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के तरीकों को आजमाया, उन्हें बेहतर बनाया और ये साबित कर दिया कि ये वाकई में काम करता है। तो ये सत्याग्रह है क्या आखिर? देखिए, शब्द बहुत सिंपल है, सत्य और आग्रह, मतलब सच पर टिके रहना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि चुपचाप जुल्म सहते रहो। नहीं, इसका मतलब था एक्टिव होकर अपनी मॉरल और स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके अन्याय का सामना करना। ये आप कह सकते हैं हार ना मानने की जिद थी। साउथ अफ्रीका में ये एक्सपेरिमेंट तो कामयाब रहा। अब गांधी जी इस जबरदस्त आइडिया को लेकर भारत वापस आए, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। क्या ये आइडिया अपनी ही जमीन पर इतने बड़े देश में काम करेगा? और भारत में इसका पहला बड़ा टेस्ट हुआ 1917 में। जगह थी बिहार का चंपारण। यहाँ गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के हक के लिए आवाज उठाई और जीते भी। ये जीत बहुत जरूरी थी क्योंकि इसने आगे की लड़ाइयों के लिए एक रास्ता बना दिया था। फिर ठीक एक साल बाद 1918 में सत्याग्रह को एक बिल्कुल अलग मैदान में आजमाया गया। इस बार अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक के लिए। देखिए, यहाँ मुद्दा किसानों का नहीं, इंडस्ट्री का था, लेकिन तरीका वही था और नतीजा भी वही रहा, कामयाब। और ये सिलसिला रुका नहीं। उसी साल 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में भी यही हुआ। फसलें खराब हो गईं, लेकिन सरकार टैक्स वसूलने पर अड़ी थी। किसानों ने सत्याग्रह किया तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इन जीतों ने एक बात एकदम क्लियर कर दी थी। सत्याग्रह का ये आइडिया भारत में काम कर रहा था। अब स्टेज तैयार था एक बड़े, पूरे देश में होने वाले आंदोलन के लिए। इन छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी जीतों से जो कॉन्फिडेंस मिला, उसने एक बहुत बड़ी छलांग के लिए जमीन तैयार कर दी। अब वक्त आ गया था कि इस लड़ाई को कुछ इलाकों तक सीमित न रखकर पूरे देश की आवाज बनाया जाए। और बस यहीं से गेम पूरी तरह बदल गया। स्केल एकदम नेशनल हो गया। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ, एक ऐसे काले कानून के खिलाफ जो लोगों के अधिकार छीन रहा था। फिर खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया गया, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता की जबरदस्त मिसाल पेश की। और फिर 1920 में आया सबसे बड़ा दांव, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन, और इसके साथ जुड़े दो और पावरफुल आइडिया, स्वदेशी और बॉयकॉट। तो ये जो नॉन कॉपरेशन की स्ट्रैटेजी थी, इसे आप एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ था असहयोग, मतलब ब्रिटिश सरकार की नौकरियां छोड़ दो, उनकी अदालतें, उनके स्कूल, सब कुछ छोड़ दो, सिस्टम को अंदर से कमजोर कर दो। और सिक्के का दूसरा पहलू था बहिष्कार, मतलब विदेशी सामान का इस्तेमाल बंद कर दो, सीधा एम्पायर की इकोनॉमी पर चोट। और इसी बहिष्कार की कॉल के बीच सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मनिर्भरता का एक बहुत पावरफुल सिंबल सामने आया, चरखा। देखिए, चरखा और खादी सिर्फ धागा या कपड़ा नहीं थे, वो भारत के स्वाभिमान का प्रतीक थे, उसकी इकोनॉमिक आज़ादी का सिंबल थे। ये ब्रिटिश राज को एक खामोश लेकिन बहुत गहरी चुनौती थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। अब हमारी कहानी अपने फाइनल और सबसे अहम मोड़ पर पहुंच रही थी। अब वो लड़ाइयां लड़ी जानी थीं जो आज़ादी के लिए सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक होने वाली थीं। और इस फाइनल लड़ाई का सबसे आइकॉनिक चेहरा बना 1930 का दांडी मार्च। सोचिए, नमक, एक इतनी बेसिक चीज, उस पर टैक्स, इसके खिलाफ ये 24 दिन की पैदल यात्रा, क्या कमाल का मास्टर स्ट्रोक था। ये एक ऐसा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। और दांडी मार्च सिर्फ एक इवेंट बनकर खत्म नहीं हुआ, नहीं, वो तो एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी।
इसी 1 मार्च की वजह से पूरे देश में नमक सत्याग्रह शुरू हो गया और वो देखते ही देखते एक बहुत बड़े सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बदल गया। अब लाखों भारतीय शांति से लेकिन पूरी मजबूती के साथ ब्रिटिश कानून तोड़ रहे थे। और ये आग बुझी नहीं बल्कि और भड़कती गई। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस का पहला फेज हुआ। उसके बाद 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह के जरिए मूवमेंट को जिंदा रखा गया और फिर आया 1942, फ्रीडम स्ट्रगल का आखिरी और सबसे पावरफुल अटैक। 8 अगस्त 1942 ये वो तारीख है जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। इसी दिन करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ये ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधा, साफ और आखिरी मैसेज था, अब बस आपके जाने का टाइम आ गया है। ये आज़ादी के लिए फाइनल कॉल थी। तो सत्याग्रह की ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री की किताबों का एक चैप्टर नहीं है, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, आज के दुनिया में जहां हर तरफ इतना टकराव है, इतनी हिंसा है, क्या नॉन वायलेंस का ये महान एक्सपेरिमेंट आज भी उतना ही रेलेवेंट है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।